हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो फ्रेंड्स, मैं नेहा गुप्ता आप सभी का अपने चैनल स्टडी मेट नेहा पर स्वागत करती हूँ। एंड आज हम इंडियन पॉलिटी की क्लास 5 डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप ये देख रहे होंगे कि क्लास 3 एंड 4 से हम कुछ हिस्टोरिकल थिंग्स, हिस्टोरिकल एक्ट्स डिस्कस करे जा रहे हैं that played a major role in the formation and evolution of the whole Indian Constitution। एंड उसमें हमने क्या देखा, 2 क्लासेस से हम यही डिस्कस कर रहे हैं कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसका रिजल्ट है, हिस्टोरिकल एक्ट्स प्लस इनिशिएटिव्स टेकन ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। कि जो भी हमारे पास्ट में हिस्ट्री में एक्ट्स फॉर्मुलेट करे गए उसका प्लस जो इनिशिएटिव्स हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान लिए गए कॉन्स्टिट्यूशन में, वो ही सारा दिया गया है कि किस हिसाब से आगे आपको कंट्री को चलाना है। कल हमने डिस्कस करा था द एक्ट फॉर बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आज हम अगला एक्ट डिस्कस कर रहे हैं जो कि है द एक्ट ऑफ 1861। तो फ्रेंड्स, जो एक्ट ऑफ 1861 है, एक्ट ऑफ 1892 है एंड एक्ट ऑफ 1909 है, इनको आप एक ब्रॉड हेडिंग के अंदर पढ़ते हैं, इंडियन काउंसिल्स एक्ट। ओके, इंडियन काउंसिल्स एक्ट के अंदर आप एक्ट ऑफ 1861 पढ़ते हैं, एक्ट ऑफ 1892 पढ़ते हैं एंड एक्ट ऑफ 1909 पढ़ते हैं। तो जो ये तीनों एक्ट्स थे, हमने बेटर गवर्नमेंट वाला जो एक्ट देखा उसमें यही था ना कि जो पावर्स थी वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ले ली गई एंड जो इंडिया था वो डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन के कंट्रोल में आ गया था। तो ब्रिटिशर्स का क्या कंसर्न था, ब्रिटेन पार्लियामेंट का ये कंसर्न था कि जो इंडियंस है उनका हमें सपोर्ट चाहिए, क्योंकि 1857 की रिवोल्ट हो गई थी, ठीक है, जिससे ये साबित हो गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ठीक से अपना काम नहीं कर रही है। 1857 के रिवोल्ट के बाद जो ब्रिटिशर्स थे उनको ये लगा कि अगर हमें इंडिया में रहना है और अगर हमें इंडिया को अपने हिसाब से चलाना है तो इंडियंस की कोऑपरेशन तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड जो इंडियन काउंसिल्स एक्ट है उसमें यही है कि इंडियन काउंसिल्स एक्ट they were a kind of attempt to seek cooperation of Indians in administration. Okay, and ये जो Indian Councils Act थे, they had a significant impact on India's constitutional and political history। पर आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम स्पेसिफिकली एक्ट ऑफ 1861 को डिस्कस करेंगे। 1892 एंड 1909 वाला एक्ट हम अलग अलग वीडियोस में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमने ब्रॉडली ये देख लिया कि जो ये इंडियन काउंसिल्स एक्ट है इससे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटिकल हिस्ट्री पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था। अब बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ 1861 के एक्ट के बारे में। तो इसमें आपको 2 मेजर चीज़ें ध्यान देनी है। सबसे पहला तो ये है, प्लांटेड द आइडिया ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस। रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस का मतलब क्या होता है कि जो सिटीजन्स हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस में हैं, उनके ऊपर किसी भी तरीके की तानाशाही नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो आम लोग हैं वो भी इंस्टीट्यूशंस में हैं, जिससे वो अपने इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स को अच्छे से हाईलाइट कर पाए। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के सिनेरियो में रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस कैसे बनाए गए कि हाँ वो इंडिया में रह रहे थे एंड इंडियन इश्यूज को अच्छे से एड्रेस करने के लिए अब उन्होंने डिसाइड करा कि जो भी उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी होगी, काउंसिल होगी, गवर्नमेंट मैकेनिज्म होगा, मशीनरी होगी, उसमें हम इंडियंस को भी इंक्लूड करेंगे। सेकंड यही है पॉइंट इसका इम्पोर्टेंट कि इंडियन पार्टिसिपेशन इन लॉ मेकिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अब इन्होंने इंडियंस को इंक्लूड करना शुरू कर दिया, किसमें, लॉ मेकिंग प्रोसीजर में एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर में। एक्ट ऑफ 1861 के अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। इट इंट्रोड्यूस्ड द एलिमेंट्स ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। तो फ्रेंड्स, सेपरेशन ऑफ पावर्स का सिंपल मतलब क्या होता है कि जैसे इंडिया है उसकी जो 3 मेजर इंस्टीट्यूशंस है वो है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। एंड दूसरे हिसाब से देखा जाए तो जो इंडिया है यहाँ पर जो पूरी पावर्स है वो ऐसे नहीं कि वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रलाइज्ड है, जो पावर्स है वो सेंटर और स्टेट के बीच में बटी हुई है। तो जो एक्ट ऑफ 1861 था इसने यही जो एलिमेंट्स है ना सेपरेशन ऑफ पावर्स के, इसका बीच इसी ने कहीं ना कहीं बोया यहाँ पे।
इट ब्रॉट सम लेवल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, यही है कि सारी की सारी पावर सेंटर के पास नहीं रहेगी, लोअर लेवल पर भी पावर को शिफ्ट करा गया। दूसरा पॉइंट इसका ये है। तीसरा पॉइंट ये है कि आपने देखा कि गवर्नर जनरल काउंसिल हर एक्ट में डिस्कस करी गई है, एंड जो एक्ट ऑफ 1861 में अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसमें गवर्नर जनरल के काउंसिल में कुछ कुछ चेंजेस लाए गए, इसको रिकंस्ट्रक्ट करा गया। इसमें हम ये देखते हैं कि जब हम देखते हैं एलिमेंट्स ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, तो ये हमें यहाँ पर भी दिख रहा है कि इसमें जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी, इसके जो भी एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव फंक्शंस थे उनको अलग अलग डिमार्केट कर दिया गया, उनको अलग अलग सेपरेट कर दिया गया कि इसका ये स्फेयर है, इसका ये स्फेयर है। एंड इसी के साथ साथ एक लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बनाई गई। ठीक है, इसके साथ साथ एक लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बनाई गया। एंड कल हमने देखा कि जो गवर्नर जनरल की पोस्ट थी उसको किस में कन्वर्ट कर दिया गया था, वाइस रॉय की पोस्ट में। एंड जो वाइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें कुछ कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को भी अब ऐड करना शुरू कर दिया गया। एंड जो ये नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे इनको नॉमिनेट करा जाता था। सबसे पहली बारी 1862 में, सबसे पहली बारी 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने अपनी काउंसिल में 3 इंडियंस को नॉमिनेट करा, जो कि थे राजा ऑफ बनारस, सबसे पहले थे राजा ऑफ बनारस, सेकंड थे महाराजा ऑफ पटियाला, एंड थर्ड वाज दिनकर राव। उसके साथ साथ ये था कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसकी जो पूरी स्ट्रेंथ थी, मतलब जो हाफ ऑफ द मेंबर्स थे ना वो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होने जरूरी थे। एंड ये मैंने आपको पहले भी बताया कि जो ये नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे दे वर नॉमिनेटेड। ओके, पहले हमने ये भी देख लिया कि जो एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव फंक्शंस थे उनको सेपरेट कर दिया गया। बट जो ये सेपरेशन थी ना, इसको कहा जाता है कि दिस वॉज अ वे इन और टू, दिस वॉज कॉस्मेटिक इन नेचर। कॉस्मेटिक का मतलब दिखावटी था ये सब कुछ, क्योंकि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी या फिर जो भी ये सेपरेशन थे ना ही रिप्रेजेंटेटिव होते थे, ना ही ये डेलिबरेटिव होते थे। एंड जो एग्जीक्यूटिव थी वो ज़्यादा से ज़्यादा जो लेजिस्लेटिव प्रोसेसेस थे उनको कंट्रोल करती थी। मतलब अगर कोई लेजिस्लेटिव काउंसिल में कोई प्रपोजल लेकर आना होता था, उसे पास करना होता था, तो उसके लिए भी सबसे पहले परमिशन चाहिए होती थी वाइसरॉय की। तो कहाँ से लेजिस्लेचर या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल फ्री था? नहीं था। तो इसीलिए कहा जाता है कि इट वाज कॉस्मेटिक इन नेचर। एंड उसके बाद आप इसमें सेकेंड पॉइंट ये देखिए कि जो वाइसरॉय थी उसके पास स्पेशली तो वीटो पावर थी। वीटो पावर आपको पता होता है कि अगर कोई चीज़ नहीं समझ आ रही तो उसको रोक दिया जाता है, मतलब उसके पास स्पेशल पावर है कि ये चीज़ आगे नहीं बढ़ पाएगी। एंड एडिशनली उसके पास ये पावर थी कि वो किसी भी बिल को रिजर्व करके रख सकता था कि हाँ ये अभी जो है ब्रिटिश क्राउन उस पर पहले सोचेगा, विमर्श करेगा, ध्यान करेगा, कंसिडरेशन करेगा, तो वो उस बिल को रोके भी रख सकता था। उसके बाद आप ये देखते हैं कि जो लॉर्ड कैनिंग थे उन्होंने पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस करा ईयर 1859 में। ईयर 1859 में पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ। पोर्टफोलियो सिस्टम हमें आज भी पता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनती है उन्हें अलग अलग मिनिस्ट्री दे दी जाती है, अलग अलग पोर्टफोलियो, अलग अलग डिपार्टमेंट्स दे दिए जाते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इसके पास रहेगी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसके पास। तो उसकी शुरुआत यहाँ से हुई थी, पोर्टफोलियो सिस्टम यहाँ से शुरू हुआ था एंड कैनिंग ने इसे इंट्रोड्यूस करा था। उसके बाद जब हम कॉस्मेटिक नेचर की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो वाइसरॉय था उसके पास ये पावर थी दैट ही हैड द पावर टू लेजिस्लेट थ्रू ऑर्डिनेंस। इसमें आप इमरजेंसी की भी बात करते हैं। इंडिया में आज भी है कि अगर इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाती है तो उस टाइम पर प्रेसिडेंट रूल हो जाता है एंड जो 6 महीने का टाइम होता है वो उसमें मान्य होता है कि इसमें प्रेसिडेंट काम करेगा। तो इसमें भी यही है कि जब इमरजेंसी का टाइम होता था तो जो वाइस रॉय था वो कुछ भी लेजिस्लेशन पास कर सकता था।
ठीक है। उसके बाद आपने डिसेंट्रलाइजेशन की बात करी स्टार्टिंग से, तो इसका हम क्या एग्जाम्पल देखते हैं कि यहाँ पर कैसे डिसेंट्रलाइजेशन आई गई। रिस्टोर्ड इंडिपेंडेंट पावर्स ऑफ लेजिस्लेशन ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास। पहले आपने देखा था ना कि जो सारी पावर थी वो बंगाल को दे दी गई थी, बट जब डिसेंट्रलाइजेशन की बात आई तो बॉम्बे एंड मद्रास में इंडिपेंडेंट लेजिस्लेशन पावर्स फिर से रिस्टोर कर दी गई। उसके बाद आप ये देखते हैं कि 3 जगहों पे नई लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को सेटअप करा गया था, जिसमें से सबसे पहला है बंगाल। बंगाल में ये काउंसिल 1862 में हुई थी सेटअप। दूसरा है NWFP, दैट इज नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, उसमें ये 1866 में हुई थी। एंड लास्ट इज पंजाब, जिसमें 1897 में नई लेजिस्लेटिव काउंसिल को सेटअप करा गया था। Most importantly, then you see that Indian Penal Code was also introduced and set up in the year 1862 during this act only. And lastly, you see that it regularized Indian Civil Service Act 1861. इसका मतलब ये है कि जो भी पहले इरेगुलर अपॉइंटमेंट्स हो रही थी उसको चेक करा गया एंड उसको उस प्रॉब्लम को इरेडिकेट करने के एफर्ट्स करे गए, एंड जो फॉर्मल अपॉइंटमेंट सिस्टम था उसे अडॉप्ट करा गया। नाम से पता चल रहा है, हेडिंग से पता चल रहा है, रेगुलराइज मतलब जो भी सिस्टम में खराबी थी उसे ठीक करने की कोशिश करी गई। तो चलिए फिर से हम एक बार इस पूरे बोर्ड पर जो लिखा हुआ है एक्ट ऑफ 1861 जो लिखा हुआ है इसको समराइज कर लेते हैं। Act of 1861, it is one of the act under Indian Council Act. Indian Councils Act were made mainly to seek cooperation of Indians in administration. And जो भी ये एक्ट्स थे इनका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट पड़ा था पूरी की पूरी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री पे। उसके बाद आप जब 1861 की ही बात करते हैं तो इसमें इम्पोर्टेंट है ये नोट करना कि इट प्लांटेड द आइडिया ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस, जिसमें इंडियंस के पार्टिसिपेशन को महत्व दिया गया, उनको लॉ मेकिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स में इंक्लूड करा गया। देन आप ये देखते हैं कि दिस एक्ट इंट्रोड्यूस द एलिमेंट्स ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स एंड इट ब्रॉट सम लेवल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। गवर्नर जनरल की काउंसिल को इन्होंने रिकंस्ट्रक्ट करा, जो एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव फंक्शंस थे उनको सेपरेट कर दिया। उसी के साथ साथ एक लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई, एंड जो वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को ऐड करना जरूरी हो गया। एंड 1862 में सबसे पहली बार जो लॉर्ड कैनिंग थे उन्होंने 3 इंडियंस को नॉमिनेट करा था लेजिस्लेटिव काउंसिल में, जिसमें से एक थे राजा ऑफ बनारस, दूसरे थे महाराजा ऑफ पटियाला एंड तीसरे थे दिनकर राव। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसकी जो हाफ ऑफ द स्ट्रेंथ थी, मतलब जो हाफ ऑफ द मेंबर्स थे दे नीडेड टू बी नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, और जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे ये नॉमिनेटेड मेंबर्स थे। उसके बाद आप ये देखते हैं कि जो लॉर्ड कैनिंग थे उन्होंने पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस करा। कौन सी ईयर में इंट्रोड्यूस करा? ईयर 1859 में। बट जब हम ये बात करते हैं कि जो इस एक्ट में हमने देखा कि सेपरेशन ऑफ पावर्स के एलिमेंट्स लाए गए, जो लेजिस्लेचर था और जो एग्जीक्यूटिव था उनकी पावर्स को सेपरेट करा गया, तो हम ये बोलते हैं कहीं ना कहीं सिर्फ मुंह दिखावे के थे, इनमें असलियत कुछ नहीं थी, क्योंकि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी ना ही वो रिप्रेजेंटेटिव थी ना ही वो डेलिब्रेटिव थी। एंड उसके बाद आप ये देखते हैं कि जो एग्जीक्यूटिव था वो बहुत सारे मैटर में लेजिस्लेटिव प्रोसेसेस को कंट्रोल करता था। अगर काउंसिल में कोई भी मैटर डिस्कस होना होता था ना तो उसकी सबसे पहली परमिशन किससे लेनी पड़ती थी? वाइस रॉय से लेनी पड़ती थी। एंड जो वाइस रॉय था उसके पास वीटो पावर तो थी ही थी, साथ में एडिशनल पावर भी थी कि वो कोई भी बिल रिजर्व कर सकता है। क्यों रिजर्व कर सकता है? ब्रिटिश क्राउन की कंसिडरेशन के लिए। उसके बाद आप ये देखते हैं कि इमरजेंसी प्रोविजन भी था कि इमरजेंसी के दौरान वाइसरॉय हैड द पावर टू लेजिस्लेट थ्रू ऑर्डिनेंस, और जो भी वो एक्ट्स और लेजिस्लेचर पास करेगा वो 6 महीने तक मान्य था। उसके बाद अब जब ये बोलते हैं कि जो ये एक्ट है इसने डिसेंट्रलाइजेशन पर फोकस करा, तो आप इसका एग्जाम्पल देते हैं कि जो बॉम्बे और मद्रास था उनकी इंडिपेंडेंट लेजिस्लेटिव पावर्स को रिस्टोर कर दिया गया। उसके बाद आप ये देखते हैं कि बंगाल, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस एंड पंजाब में उनकी अलग अलग लेजिस्लेटिव काउंसिल को सेट कर दिया गया। इनके ईयर्स भी नीचे दिए गए हैं। सेकेंड लास्ट आप ये देखते हैं कि इंडियन पीनल कोड वाज आल्सो इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 1862 एंड लास्टली
इट रेगुलराइज्ड इंडियन सिविल सर्विस एक्ट 1861, जिसमें जो भी इरेगुलर अपॉइंटमेंट्स हो रही थी उनको चेक करा गया, उस प्रॉब्लम को चेक करा एंड एक फॉर्मल अपॉइंटमेंट सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की वीडियो एंड जो आगे आने वाली वीडियो है, अब से जो 2-3 वीडियो आएगी उसमें हम इन सारे एक्ट्स को, हिस्टोरिकल पिनिंग्स, अंडर पिनिंग्स को कवर कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। जो ये बोर्ड की फ़ोटो है, नोट्स की फ़ोटो है, वो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूँगी, जिसको ज्वाइन करने का लिंक मैं कमेंट सेक्शन में दे दूँगी। एंड डू सपोर्ट द चैनल एंड इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी और सजेशन, वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एंड वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।